नमस्कारम, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों की। आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी बीमारी 3 दोष, 7 धातु, 6 मल, ये 16 वस्तुओं के असंतुलन से बीमारियां होती हैं और इन सब के संतुलन से आरोग्य रहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि 3 दोष वायु, पित्त, कफ, 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का मल नहीं होता, बाकी 6 धातुओं के मल, ये सब उचित मात्रा में उचित जगह पे होने से आरोग्य रहता है और इसमें कमी या वृद्धि होने पर बीमारियां होती हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज हम सबसे पहले 3 दोष में से वायु की चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से वायु 5 प्रकार के होते हैं: उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और प्राणवायु। ये सारे वायु शरीर में जो भी गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने की जो भी क्रिया होती है या जो भी मूवमेंट होती है, ये सारी मूवमेंट को वायु नियंत्रित करता है। तो ये 5 वायु अपर बॉडी, हार्ट, लोअर बॉडी, बैक और त्वचा के अंदर की जो गतिविधि होती है, इन सबको ये नियंत्रित करता है। अगर वायु बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो पहले अपने बात करते हैं वायु बढ़ने की, जिसको वायु जनित बीमारियां बोलेंगे। वो वायु की वृद्धि से होती है। तो वायु की जो गुण है, वायु रुक्ष है, तो जब उसका रुक्षता का गुण बढ़ता है तो शरीर में रुखापन आता है। अगर इंटरनल रुखापन हो तो मसल स्टीफ होते हैं या जॉइंट सूखने लगते हैं, तो ये सब होता है। एक्सटर्नल रुखापन हो तो बाहर दिखता है कि स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन फटने लगती है, दांत टूटने लगते हैं, बाल ब्रिटल रफ हो जाते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल ड्राइनेस हुई। दूसरा, वायु चल है, मतलब वो गति का स्वभाव है इसका, वो कभी स्थिर नहीं रहता। तो जिसकी वायु बढ़ती है उसका चलत्व का गुण अगर बढ़ता है तो शरीर की जो गति होती है वो हाइपर होती है। चलत्व की वृद्धि होने पर वायु के चलत्व के गुण के बढ़ने से इंसान में चंचलता आती है, उसका बोलना नियंत्रित नहीं रहता, उसकी बॉडी लैंग्वेज नियंत्रित नहीं रहती। मतलब ये अपने को कई बार हम नोटिस करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो बिना मतलब के हाथ हिलाता रहता है, पैर हिलाता रहता है, और जब वो बीमारी का स्वरूप लेता है तब पार्किंसंस जैसे, जिसको कंपवा आयुर्वेद में बोला जाता है, ऐसी बीमारियां होती हैं कि ऑर्गन्स शेक होते रहते हैं, कांपता रहता है इंसान या हिलता रहता है शरीर, या उसका बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तो ये उसके चलत्व के कारण होता है। तीसरा वायु का गुण है लघुत्व, मतलब वो हल्का होता है। उसके कारण मन के ऊपर असर होता है, मन चंचल होता है, विचार बढ़ने लगते हैं और विचार का प्रभाव मन के दोषों पे, रजोगुण और तमोगुण पे होता है। उनके इम्बैलेंस होने से नींद डिस्टर्ब होने लगती है। तो इस तरह के वायु के अलग अलग 7 गुण हैं और हर गुण के हिसाब से अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो अब सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं वायु की वृद्धि कैसे, किस कारण से होती है। तो सबसे पहला कारण जो है रुक्ष आहार। रुक्ष आहार मतलब जिसमें घी दूध की मात्रा कम हो या बिल्कुल नहीं हो। रूखे धान्य हैं जो स्वभाव से, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, कोदरी है, फिर जो बीन्स हैं, मूंग है, उड़द है, बेसन, चना है, तो ये सारे चीज़ स्वभाव से रुक्ष और वायु कारक हैं। तो इन सब के ज़्यादा सेवन से वायु की वृद्धि होती है। दूसरी, अपने विहार की बात करें, जो अपने कामकाज होते हैं, तो शरीर की क्षमता से ज़्यादा मेहनत करने पर
वायु की वृद्धि होती है। अपनी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत पड़े ऐसा काम कर लेने से या बहुत ज़्यादा ताकत लगे वैसे वज़न उठाने से, इस तरह के काम करने से भी वायु बढ़ती है। तीसरा, नींद आने पर जागते रहने से या कोई भी शारीरिक वेग जो है, कुदरती वेग अपने बोलेंगे, भूख, प्यास, डकार, छींक, जमाई, नींद, मल, मूत्र, शुक्र, इन सब के वेग आने पे उसको ज़बरदस्ती रोकना। यानी कि भूख लगी है तो भूख लगने के बाद भी तुरंत नहीं खाएं, 2-3-4 घंटा बाद खाएं या बहुत हल्का खा लें, तो उसको भूख को रोका बोलेंगे। इसी तरह प्यास लगती है तो प्यास लगे तब प्यास की मात्रा में पानी पी लेना चाहिए, मगर हम उसको अवॉइड करते हैं किसी काम के कारण या आलस के कारण, तो और आधा घंटा, 2 घंटा बाद पानी पीते हैं तो वो प्यास को रोका बोलेंगे। इसी तरह नींद आने पे नींद से लेट सोना या नहीं सोना, तो ये सब वेगों को रोकना बोलेंगे। ऐसे किसी भी शारीरिक वेग को रोकने से वायु की वृद्धि होती है। फिर वायु जो अंदर है वही वायु बाहर है, तो बाहर की वायु का ज़्यादा सेवन करने से भी वायु की वृद्धि होती है। जैसे आप हवादार वातावरण में लगातार रहते हैं, लगातार पंखे के नीचे रहते हैं या शरीर को लगातार हवा लगती रहती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर या ये जो संयोग हैं, ये वायु की वृद्धि का कारण बन सकती है। इसके अलावा ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से भी वायु बढ़ती है। चाहे आप गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, जैसे भी जाइए, मगर एक लिमिट आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो होती है, उससे ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे भी वायु की वृद्धि होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोचते रहने से, आप लगातार किसी विषय को लेके कोई टेंशन के कारण या किसी बीमारी के कारण लगातार दिमाग चलता रहता है, आप कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो वो भी वायु की वृद्धि का कारण बनता है। तो ये मोटे तौर पे आपको बताए कि वायु किस किस कारण से बढ़ता है। अब इसके शांत कैसे होता है तो वो बताते हैं। तो जैसे रूखा आहार विहार करने से वायु बढ़ती है, तो उसी तरह स्निग्ध आहार से वायु शांत होती है। स्निग्ध मतलब जिसमें बहुत सारा घी दूध हो, वैसा स्निग्ध बोलेंगे। दूसरा, गेहूँ स्वभाव से स्निग्ध हैं। चावल गेहूँ की कंपैरिजन में थोड़ा कम चिकनाहट वाला है, मगर फिर भी वो स्निग्ध में ही गिना जाएगा। तो ये सब स्निग्ध आहार हैं। तो ऐसे आहार पेट भर के खाने से वायु की शांति होती है। दूसरा, जैसे ज़्यादा श्रम करने से वायु बढ़ती है, तो आराम करने से वायु की शांति होती है। फिर जो दो वेग को रोकने से वायु की वृद्धि हुई है, जैसे भूखे रहने से गैस हुई है, डकार आने लगी है या पेट फूल गया है, या यूरिन रोकने से आपके लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगा है, तो ये जिस वेग को रोकने से जो तकलीफ़ हो रही है, उस वेग का शमन करने से, वो वेग से रोकने से जो वायु बढ़ी है उसकी शांति होती है। मतलब कि भूख लगने से या भूख रोकने के कारण जो डकार आ रही है या पेट फूल गया है, तो 2-3 टाइम तक लगातार अच्छा, स्निग्ध और आपकी शारीरिक प्रकृति को अनुरूप हो वैसा आहार करने से वो वायु की शांति होती है। यूरिन रोका है तो यूरिन पास करने से और उसके बाद वापस यूरिन रिलीज़ हो ऐसे आहार विहार से, यानी कि नारियल पानी या इस तरह का लेने से जो अंदर थोड़ा बहुत रुकता है यूरिन या रुकने के कारण जो मसल्स को स्ट्रेन पड़ा है, तो वो उससे रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो वेग को रोकने से जो वायु की वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं, वो वेग की शांति करने से वो लक्षण शांत होते हैं। फिर जैसे ज़्यादा सोचने से वायु बढ़ती है, उसी तरह ध्यान इत्यादि से मन को शांत करने से वायु शांत होती है। तो कई बार आप देखते हैं कि जो लोग योगी होते हैं, नियमित ध्यान करते हैं, उनका मन हमेशा शांत रहता है, तो उनको वायु की बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। इसके अलावा कड़वे खानपान में आप कोई दवाई कड़वी नियमित ले रहे हैं, चाय भी स्वभाव से कड़वी है, आरओ का पानी भी स्वभाव से कड़वा बोलेंगे,
तो ऐसे जिसमें कड़वा स्वाद आता है, ऐसे खान पान से वायु की वृद्धि होती है और सामान्य रूप से ये कड़वे जो आहार हैं वो स्वभाव से रुक्ष होते हैं, तो वो वायु को बढ़ाते हैं। तो कड़वे का विरोधी है मधुर आहार। तो मीठे आहार जिसको अपने देसी मिठाइयाँ बोलेंगे, चॉकलेट और वो सब नहीं गिना जाएगा मीठे आहार में, परंतु हलवा है या सुखड़ी है या चूरमा है या इस तरह के जो अपनी ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं जो घी में, गुड़ में, मिश्री में, शक्कर में बनती हैं, तो ये सारी जो ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं वो भी वायु को शांत करती हैं। तो ये थी आज की पहली शुरुआत वायु के विषय में। वायु की वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि होने से क्या होता है, उसका शमन कैसे होता है और कैसे वायु के रोगों से बचा जाए। तो आपको ये कैसा लगा और आगे आपकी रूटीन लाइफस्टाइल में आयुर्वेद से संबंधित कोई सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको संतोषजनक उत्तर दे सकें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।